वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल पे। आज हम टेकअप करेंगे आज यानी कि नवंबर 22 का करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर एनालिसिस। ये हम शुरू कर रहे हैं एंड यूपी पीसीएस है, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। यूपीएससी का रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है एंड आई होप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेंस की प्रिपरेशन अपनी कर रहे होंगे। एंड हम लोग इस जो अपना सब्जेक्ट्स है उसको कंटिन्यू करेंगे। वी विल रेगुलरली अपडेट नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम लोग टेकअप करें। इसके अलावा जो शॉर्ट वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वो भी बना के हम लोग डालते रहेंगे, जैसे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं या फिर हमारे बाकी जो लोग इंटरेस्टेड है करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर एनालिसिस या नॉलेज गेन में, वो उसका बेनिफिट उठा सके। तो हम आज का शुरू करेंगे पेपर एनालिसिस। जो भी हमारे साथी चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइमली मिलता रहे। तो शुरू करते हैं हम। पहला है ये जो टॉपिक है वो है आरसीईपी डील। ये क्या है आरसीईपी डील? ये है रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये डील है ये। और ये पिछले कई सालों से नेगोशिएट की जा रही थी एंड इट वाज बीइंग नेगोशिएटेड बिटवीन 15 कंट्रीज, 15 कंट्रीज जो एशिया पैसिफिक की जो है उनके बीच में ये जो डील थी वो नेगोशिएट की जा रही थी। इसमें जो टोटल 15 कंट्रीज थी, इसमें चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके साथ साथ 10 कंट्री थी एशियान ग्रुप की। और ये एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट था जिसमें कि 30% ग्लोबल जीडीपी और 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन वो इन्वॉल्व है। हुआ इसमें ये कि काफ़ी लंबे समय से, कई सालों से, ओवर 7 ईयर्स के नेगोशिएशन के बाद में इंडिया ने लास्ट ईयर इसमें से एग्जिट कर लिया। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज कम इन पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी। और हमें सबको मालूम है कि कोरोना के टाइम पे जितनी भी कंट्रीज़ है ऑलमोस्ट सभी की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन में है और जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो स्लाइड हुई है। तो इसको हम थोड़ा समझेंगे अच्छे से इस टॉपिक को। आरसीईपी मैंने आपको बता दिया क्या है। ये रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 15 कंट्रीज़ के बीच में ये हुआ है, जिसमें कि 10 कंट्रीज़ एशियान की है। नाउ इंडिया की क्या पोजीशन है इसमें? इंडिया ने एग्जिट किया है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बहुत बड़ा एक रीज़न है, वो है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया ने पास्ट 2 डिकेड्स में जो एशियन कंट्रीज़ हैं और बाकी भी कंट्रीज़ हैं कई, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बेसिकली जो जिन कंट्रीज़ के साथ करते हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रेड की बेनिफिट्स मिल जाते हैं। सो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है, इंडियाज़ एक्सपीरियंस इज कि जो ट्रेड डेफिसिट है एशियन कंट्रीज़ के साथ में वो इंक्रीज़ हुआ है। आई होप कि यू नो कि एशियन कंट्रीज़ क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसमें जो कंट्रीज़ हैं, आई होप कि आपको नाम मालूम होगा। अगर इफ़ यू नो द नेम्स तो आप कमेंट में लिखिएगा कौन कौन सी कंट्रीज़ एशियन ग्रुप में आते हैं। नाउ जो ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्रीज़ कर गया, मतलब भारत का जो घाटा है, मतलब एक्सपोर्ट एज़ कंपेयर टू इंपोर्ट, वो कम रहा है। मतलब इंपोर्ट ज़्यादा हुए हैं, एक्सपोर्ट कम हुआ है, मतलब हमारी इकोनॉमी में पैसा कंपैरेटिवली कम आया है। तो इंडिया का ये एक्सपीरियंस रहा है एशियन कंट्रीज़ के साथ में। और उसके साथ साथ बाकी जो इसमें कंट्रीज़ इन्वॉल्व है, इसमें साउथ कोरिया के साथ वो भी ट्रेड डेफिसिट उनके साथ भी बढ़ा है इंडिया का। जापान के साथ भी बढ़ गया है एज इन लास्ट डिकेड, मतलब ये पूरा 2011 से 19 का कंपेयर करें तो। सो इंडिया को इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। और चाइना के साथ तो ऑब्वियसली वी हैव अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसके कारण इंडिया इसमें एग्जिट कर गया। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ट्रेड डेफिसिट क्यों ग्रो कर रहा है? तो ट्रेड डेफिसिट ग्रो करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं इन कंट्री से, आयात जिसे बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट। लेकिन अगर हम एक पर्सपेक्टिव देखें तो चाइना से जो चीज़ हम इंपोर्ट करते हैं उसमें मशीनरी है, ड्रग्स हैं, केमिकल्स हैं, और ये सभी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो हुआ क्या है कि इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना जैसी कंट्रीज़ पे बढ़ी है। जो मशीनरीज़ हैं और बेसिक जो केमिकल्स हैं जिनसे हमारे ड्रग्स या जो दवाइयाँ बनती हैं, उनके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है दैट वी हैव टू इंपोर्ट। और ये कंपलसरी जो इंग्रेडिएंट्स है वो हैं, और बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं जो इसमें डील करती है। सो दैट्स वाई वी हैव अ ह्यूज ट्रेड डेफिसिट विद चाइना।
नाउ अनदर रीज़न क्या है, अगला जो रीज़न है वो है कोविड 19 का। कोविड 19 में कोरोना के टाइम पे ये हमने सबने देखा किस तरीके से चाइना ने जब कोरोना आया तो उसको छुपाया, और उसके बाद जितने भी पीपी किट हो या फिर जितने भी आपके इक्विपमेंट्स है, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वो उनको तैयार किया और उनको एक्सपोर्ट्स किया। मतलब कोरोना में के दौरान भी मेडिकल इक्विपमेंट्स को बेच के चाइना गेन प्रॉफिट। तो उससे ये भी एक पूरा एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि जो ट्रेड है आपका एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकता है। सो दिस इज़ अनदर रीज़न कि इंडिया ने इससे दूरी रखा है। और ऑब्वियसली जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया का लद्दाख बॉर्डर पे, वो भी एक रीज़न है कि इंडिया ने कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द चाइनाज प्रेजेंस इससे दूरी बना के रखी है। हालांकि ये डिसीजन लास्ट ईयर में ले लिया था, लेकिन इंडिया के जो थ्योरी है वही विंडिकेट हुई है इस पूरे में। नाउ अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो चाहते हैं कि इंडिया इसका पार्ट रहे, और उसका रीज़न ये है कि इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि इंडिया का मार्केट उनको मिले। और फिर इंडियाज़ के कंसर्न्स क्या हैं? इंडिया के कंसर्न्स बेसिकली ये थे कि इंडिया के बेनिफिशियल ये नहीं है, और एक और बहुत बड़ा फैक्टर था कि सर्विसेज सेक्टर डीलिंग, जो सर्विसेज सेक्टर है उसमें भी ट्रेड का पार्ट वो भी बने। ये एक इंडिया की डिमांड थी, हालांकि वो कुछ हद तक मीट की गई है। एंड जो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनका यही कहना है कि जो पुराने हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स रहे हैं उनका जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। उसमें इंडिया को ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हुआ है और मार्केट जो है फॉरेन मार्केट वो कम मिला है। तो इसीलिए इंडिया इंडिविजुअली चेक करेगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी है कि जो क्वाड है, क्वाड की कंट्रीज़ हैं उनमें अभी तक तो सिर्फ मिलिट्री और स्ट्रेटजिक लेवल पे पार्टनरशिप थी। सो इंडिया होप करेगा कि उसमें जो पार्टनरशिप है वो इंक्रीज़ हो और वो इकोनॉमिक सेक्टर में भी हो। क्वाड में यूएस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो वो उनके साथ वैसी पार्टनरशिप ऐसे ग्रुप्स में हो, सो दैट इंडिया विल होप फॉर। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द RCEP, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो डील हुई है उसके बारे में। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपको इसमें दे दिया, एंड आई होप कि एक आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या ये ग्रुप है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और क्यों इंडिया ने इसमें एग्जिट किया आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। बट स्टिल फ्यूचर के लिए इंडिया के, अगर इंडिया को ये लगता है कि ये ग्रुपिंग ज्वाइन करना चाहिए तो इंडिया कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एट एनी टाइम। नाउ विल टेक अप द मॉरिटोरियम ऑन बैंक्स, द सेकंड टॉपिक। तो ये एक न्यूज़ थी कि एक बैंक है लक्ष्मी विलास बैंक, वहाँ पे क्राइसिस हो गया था कि वो घाटे में था काफ़ी, और जिससे कि उस पर मॉरिटोरियम लगा दिया गया RBI के द्वारा। ये बैंक जो है बेसिकली तमिलनाडु बेस है, 94 ईयर ओल्ड है, और इस पे ये मॉरिटोरियम लगाया गया कि इसमें जिनका भी पैसा जमा है वो एक महीने में 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। तो एक तरीके का ये लगा दिया ना, आपका जो अकाउंट है अलग अलग बैंक में हो सकता है, SBI में हो सकता है, HDFC, ICICI या फिर पंजाब नेशनल बैंक एक्सेट्रा में। तो उसके कंपैरिजन में इस बैंक में ये लिमिट लगा दी गई है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसमें विड्रॉल जो इसके डिपॉजिटर हैं वो 25,000 रुपये महीने में मैक्सिमम विड्रॉ कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी कंडीशन है देन दे कैन विड्रॉ मोर अमाउंट बाय गिविंग द प्रॉपर रीज़न। बट क्वेश्चन ये है कि ये मॉरिटोरियम क्यों लगाया जाता है? तो ये मॉरिटोरियम लगाया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मेन रेगुलेटर है बैंकिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, उसके द्वारा लगाया जाता है। और ये लगाया जाता है डिपॉजिटर्स के जो इंटरेस्ट है उसको सेव करने के लिए। मीनवाइल ये होता है इसके दौरान, मॉरिटोरियम के दौरान, कि जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस है उस बैंक का उसको डील किया जाए, और जो एक तरीके से पैनिक विड्रॉल ना हो। पैनिक विड्रॉल होने से क्या होगा कि बैंक से सब तुरंत पैसा निकाल लेंगे और बैंक को और भी फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। और पास्ट में भी ये हुआ है, येस बैंक भी क्राइसिस में था, तो येस बैंक के जो डिपॉजिटर थे उनके लिए भी मॉरिटोरियम लगाया गया था। मीनवाइल जो बाकी बैंक्स थे, बाकी जो उसमें इन्वेस्टर्स थे, उनको ढूंढा गया और उन्होंने उसको रीस्ट्रक्चर किया और उसके बाद वो मॉरिटोरियम हटाया गया। सो ये एक तरीका है RBI का, जिससे कि कोई भी बैंक कोलैप्स ना कर जाए और जो डिपॉजिटर है उसका पैसा सेफ रहे। और ये जो है पॉलिसी से
गाइडलाइन जो है आरबीआई की उससे डील करते हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, बट ये हमें मालूम होना चाहिए कि अगर इस तरीके का कहीं भी क्राइसिस है बैंक्स के साथ में, सो दीज आर द सर्टन स्टेप्स जो आरबीआई लेती है। और आरबीआई के बारे में पहले भी हम चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। उनकी रेगुलर जो फाइनेंशियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, वो टाइम टू टाइम पे आती रहती है। तो जैसे जैसे आगे आएगा तो विल टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स ऑल्सो अबाउट द आरबीआई, बट एज ऑफ नाउ ये आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी बैंक अगर क्राइसिस में है तो आरबीआई टेक्स द करेक्टिव मेजर्स। सो दैट इज़ द सेकंड टॉपिक जो हुआ है इस हफ्ते में, लास्ट 1 वीक में। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द कोविड-19 जो वैक्सीन्स हैं। लास्ट 1 वीक में ये भी अपडेट है कि वी हैव 2 कैंडिडेट्स, 2 कैंडिडेट्स हैं हमारे पास, 2 कंपनीज़ हैं जिन्होंने क्लेम किया है कि उनकी कोरोना की वैक्सीन्स जो है ऑलमोस्ट रेडी है विथ 95 और 90% एफिशिएंसी। इसमें फाइजर ग्रुप है और दूसरा जो है मॉडर्ना ग्रुप है। तो इन्होंने क्लेम किया है कि इनकी वैक्सीन्स इतनी एफिशिएंसी के साथ में इट्स रेडी। इंडिया में जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ में, तो दे आर ऑल्सो सेइंग कि दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट रेडी और फरवरी से मिलना शुरू हो जाएंगी वैक्सीन्स इनकी। तो ये एक अपडेट है, इंपॉर्टेंट अपडेट है कि कोरोना की वैक्सीन जो कंपनीज क्लेम कर रही हैं वो रेडी है और जो उनके वॉलंटियर्स है उन पे वो सक्सेसफुल रही है अप टू 95% एफिशिएंसी। सो दिस इज़ वन न्यूज़। इसका सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो इस वैक्सीन्स को पहुंचाने के लिए जो अरेंजमेंट्स चाहिए, बिकॉज वैक्सीन आप चाहे इंडिया में हो चाहे आप बाहर से डोजेस लेने के बाद में आपको गांव-गांव मोहल्लों तक पहुंचाना होगा। नाउ दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट चैलेंज, क्योंकि जो ये वैक्सीन्स हैं उनको प्रिजर्व करना है जब तक कि वो डोजेस आप दे ना दे, उनको सब जीरो मतलब जीरो के भी नीचे माइनस में आपको टेम्परेचर्स में उनको प्रिजर्व करना है, उनको ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। सो उसके लिए जो पुअर कंट्रीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया भी, इंडिया में भी गली गली मोहल्ले में आपको लेके जाना है गाँवों में, तो वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इंडिया कंट्रीज़ को खड़ा करना होगा। सब जीरो टेम्परेचर्स हो, माइनस टेम्परेचर में उसको हम कोल्ड चेन सिस्टम में रख सके और उसको ट्रांसफ़र कर सके। सो इंडिया विल हैव टू फेस बिगेस्ट चैलेंज। इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज ये आने वाला है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेशन। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने लास्ट ईयर ही मतलब दिस ईयर ही जब ये कोरोना शुरू हुआ था एक वैक्सीन स्टडी ग्रुप बना दिया था और जो इसके जो मैकेनिज़्म थे वो ऑलरेडी इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑलरेडी उस पर काम काफ़ी किया जा चुका है। सो दैट इज़ अबाउट इंडिया। बट इसके अलावा भी जो पूरर कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक्सेट्रा में छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि डोजेस मिलने के बाद भी किस तरीके से अपने जो रूरल एरिया है वहाँ तक वो वैक्सीन को पहुँचाएंगे। सो सिर्फ वैक्सीन मिल जाना इज़ नॉट गोइंग टू बी द कंप्लीट पिक्चर, उसको सही ढंग से पहुँचाना, क्योंकि ये भी कहा है जो वैक्सीन जो कंट्रीज़ बना रही हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज हुआ तो वैक्सीन ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा उसका इफेक्ट। सो लेट्स सी, एक इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, नाउ वी हैव अनदर न्यूज़ रिगार्डिंग द एविएशन सेक्टर। बोइंग 737 ये ग्राउंडेड कर दिए गए थे। नाउ बोइंग ने कहा है कि नाउ अगेन दिस फ्लाइट्स आर रेडी। बोइंग 737 में टेक्निकल प्रॉब्लम थी और 2 क्रैश हुए थे, एक इथोपिया में एक इंडोनेशिया में। उसके बाद इसको ग्राउंडेड कर दिया गया था बोइंग 737 और एक पुरानी कंपनी है एविएशन। सो टेक्निकल जो उसमें फॉल्ट्स थे, सॉफ्टवेयर में जो प्रॉब्लम्स थे उस पर काम किया है। सो दिस इज़ जस्ट अ न्यूज़ फॉर अस। हम इसको ध्यान रखें कि हाँ बोइंग 737 वाज ग्राउंडेड एंड नाउ इट्स रेडी टू अगेन हिट द स्काई। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशन। अज़रबैजान और आर्मेनिया इनके बीच में वॉर चला था। आप इस चैनल पे एक मैंने वीडियो बनाया था आर्मेनिया अज़रबैजान पे, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड किया है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में क्यों लड़ाई हो रही है और क्या क्या स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। फिर एज ऑफ नाउ इस लड़ाई में जो अज़रबैजान है उनको पार्शियल सक्सेस मिला है। अज़रबैजान जिसकी कैपिटल बाकू है, उन्होंने जो अपना लॉस्ट एरिया था जब सोवियत संघ से अलग हुए थे तो काफ़ी एरिया आर्मेनिया के पास इनका रह गया था, व्हाट दिस अज़रबैजान यूज्ड टू क्लेम ना। उसमें से काफ़ी एरिया उन्होंने इस वॉर में, ये जो लड़ाई हुई इसमें उन्होंने वापस जीत लिया है।
और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनके लिए आगे चैलेंज होने वाला है। इल्हाम हैदर, इनके लिए चैलेंज ये होने वाला है कि अर्मेनियन पॉपुलेशन को अज़रबैजान के रूल के अकॉर्डिंग उनको गवर्न करना होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी अ चैलेंज। और बाकी जो आर्टिकल है इट्स रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान। सो अज़रबैजान आप मैप में देखिएगा, अज़रबैजान कहाँ पे है, कैस्पियन सी आपको मिलेगा और बाकू उसकी कैपिटल आपको दिखेगी। तो वो आप चीज़ ध्यान मैप में एक बार ज़रूर देखिए, अज़रबैजान कहाँ है, अर्मेनिया कहाँ है। और ये जो वॉर हुआ, इस वॉर में डिस्ट्रक्शन भी हुआ है एंड देन ह्यूमन राइट अब्यूसेस, काफ़ी कुछ क्लेम्स हैं। बट एज ऑफ नाउ वी शुड नो कि अज़रबैजान इज़ गोइंग टू हैव अ बिगेस्ट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ गवर्निंग द एरियाज़ जो उनको अर्मेनिया का पार्ट जो उन्होंने कैप्चर किया है। सो दैट्स रिगार्डिंग द इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, नाउ विल स्टार्ट। जो हमारी जनरल न्यूज़ हैं वो हम लोग देखेंगे एक बार। सो नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज़ दिस इज़ रिगार्डिंग द गुपकार डिक्लेरेशन। यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला और बाकी जो है उन्होंने क्लेम ये किया है कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं नवंबर एंड में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत्स के, वहाँ पे वो फ्री एंड फेयर कराने के लिए। सो बेसिकली व्हाट वी शुड नो गुपकार डिक्लेरेशन, और वो ग्रुप है उसमें पार्टीज़ जो हैं JNK की वो हैं, और JNK में DDC इलेक्शन और पंचायत इलेक्शंस वो होने जा रहे हैं। सो दिस इज़ वन थिंग वी शुड नो। नाउ ये क्या है, दिस न्यूज़ इज़ पार्लियामेंट्री पैनल बैट्स फॉर लॉज टू काउंटर बायो टेररिज्म। नाउ व्हाट इज़ बायो टेररिज्म? बायो टेररिज्म आप इसको स्टडी करिए। और बायो टेररिज्म बेसिकली बायो से रिलेटेड बायोलॉजिकल जो वेपन्स हैं या बायोलॉजिकल टर्म्स के थ्रू, बायोलॉजिकल मीन्स के थ्रू आप टेरराइज जब करते हैं दैन इट्स बिकम अ बायो टेररिज्म। सो इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है आपका कोरोना। भी अगर इस तरीके की महामारी या वायरस आप अटैक कर देते हैं, सो दैट्स अ पार्ट ऑफ बायो टेररिज्म। सो इंडिया जो है वो लॉ बनाने जा रहा है बायो टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। एंड देन जो कोविड-19 है महामारी या पैंडमिक, उसमें जो इम्पोर्टेंट स्टडी है हुई है उसको सबको यूज़ करेंगे टू फ्रेम द लॉ। ये किसने कहा है? ये कहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ जो है उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है। पार्लियामेंट्री कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, मैं ऑलरेडी इस चैनल पे कई बार बता चुका हूँ कि जो पार्लियामेंट है उनकी कमेटी होती हैं ये, और अलग अलग कमिटीज़ होती है अलग अलग सब्जेक्ट्स पे। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट। उसके अलावा जो डिमांड है वो डिमांड है इंडियन हेल्थ सर्विस के लिए। जिस तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS, IPS, IRS सर्विसेज हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, उसी तर्ज पे इंडियन हेल्थ सर्विस बनाने की भी बात हो रही है। और इंडियन हेल्थ सर्विस बना के उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हो, डॉक्टर्स हो, उन सबको एक अम्ब्रेला के अंदर लाना, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी इस तरीके की पैंडेमिक हो तो उनको आसानी से लड़ा जा सके, वैसा इंस्टीट्यूशनल हमारा बेस हो। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट डिमांड जो ये पैनल जो है वो उस पर बात कर रहा है। और उसके अलावा टेस्टिंग फैसिलिटी, फ्यूचर में बेड शॉर्टेजेस, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्री का बढ़ाना, ये सब चीज़ों पे कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए आवश्यकता है, ऐसा दिस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग जो कमेटी है उसने ऑब्जर्व किया। अनदर न्यूज़ इज रिलेटेड टू दिस तमिलनाडु गवर्नर कैन डिसाइड पेरारीवलन रिलीज। ना इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इस इंपॉर्टेंट आप ये लिखिए आप कमेंट में कि इसमें CBI ने कहा है कि गवर्नर डिसाइड करेंगे। एक एक्यूज़ है, इनफैक्ट जो कन्विक्ट है, जिसको सज़ा हो गई है, राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1991 में, उनका जो असैसिनेशन हुआ था उसमें इसको सज़ा हुई है। तो इस सज़ा में इसको माफ़ करने के लिए रेमिटेंस जो देना है, CBI कोई केस था उसमें कहा है कि गवर्नर वो करेंगे ना। माय क्वेश्चन इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में कहाँ पे या गवर्नर की ये पावर डिफाइन की गई है माफ़ी देने वाली? तो आप उस आर्टिकल को लिखिएगा कि गवर्नर कहाँ से ये पावर ड्रॉ करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से करते हैं तो आप बताइए कि कौन सा सेक्शन है, कहाँ पे ये पावर दी गई है। ये है पंजाब फार्मर्स टू लिफ्ट रेल ब्लॉकेड। पंजाब में जो फार्म एक्ट्स थे, फार्म बिल थे या एक्ट जो बन गए हैं, उनके खिलाफ में रेल रोको अभियान 2 महीने से पिछले चल रहा था। तो उसमें उन्होंने कहा है कि 15 दिन के लिए उसको हटाएंगे। नाउ ये फार्म एक्ट लेबर, ये जो एक्ट है
इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाले हैं इस चैनल पे, तो आप ज़रूर जाइए उसको देखिए, आप पूरा समझिए कि क्या क्या ये कृषि विधेयक क्या है, फार्म बिल्स क्या है, और फार्म बिल्स में जो जो गवर्नमेंट है उनका क्या कहना है, अपोजिशन जो है उनका क्या कहना है। तो आप उसको स्टडी करिए और आप उसमें आप डिटेल में जान सकते हैं। उसके अलावा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वगैरह है उन सब पे भी डिटेल मैंने वीडियो डाला हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो, एंड अगर आपके उसके क्वेश्चंस हो तो दैट यू कैन आस्क इन दैट पर्टिकुलर वीडियो इटसेल्फ। आप कमेंट में लिखिएगा उस वीडियो के, तो आई विल आंसर दोज क्वेश्चंस। ना एक ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो आयुर्वेद करते हैं, एलोपैथी डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस, देन जो आयुर्वेद है, होम्योपैथ है, अलग अलग है। तो जो आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं उनको सर्जरी के जो पावर्स हैं वो दिए जा रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है। जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और उनको मास्टर ऑफ सर्जरी उनका कोर्स चलेगा, और मास्टर ऑफ सर्जरी शल्य क्रिया, जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उसमें शल्य क्रिया वगैरह की बातें कही गई है। तो जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा कोर्स करने के बाद में मास्टर ऑफ सर्जरी की सर्टिफिकेट मिलेगा, एंड देन दे कैन परफॉर्म द सर्जरीज। हम बात करेंगे आगे इसके बारे में। ओके, नाउ लेट्स टेक अप द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। क्या है, बाकी जनरल न्यूज़ है विच इज़ ऑफ नॉट मच यूज़। और ओके, नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ रिगार्डिंग, ओके ना, मैं आयुर्वेद की हम जो बात कर रहे थे, तो आयुर्वेद में आपको दो चीज़ मिलेगी, दो टाइटल्स मिलेगा। एमएस आयुर्वेद शल्य तंत्र, जनरल सर्जरी कर पाएंगे, और शालक्य तंत्र, आँख कान नाक थ्रोट सर दांत की जो प्रॉब्लम है उसको डील करने के लिए। सो जो आईएमए है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसको अपोज कर रहा था, बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये हमारी क्रियाएं और ये जो रहा है पहले से हमारे शास्त्रों में, सो जो आयुर्वेद के हैं डॉक्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा कोर्स करा के ये पावर्स गवर्नमेंट देने जा रही है। सो नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिगेस्ट चेंज, काफ़ी बड़ा ये चेंज होगा कि जो अब तक एमबीबीएस जो डॉक्टर्स थे वो ये करते थे ना, हमारे जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं वो भी, हालांकि कोर्स उनको करना पड़ेगा, उसके बाद ये सर्जरीज परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें आपके कई सर्जरीज हैं, डेंटिस्ट का भी काम कर पाएंगे, फिर आपके जो नॉर्मल ट्यूमर्स वगैरह हैं, बेसिक सर्जरीज हैं उनको काम कर पाएंगे, कैटरेक्ट सर्जरीज, मोतियाबिंद की जो ऑपरेशन है वो भी कर पाएंगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ इम्पॉर्टेंट चेंज। तो आपको ये ध्यान रहे कि क्या हो, मतलब मेडिकल फील्ड में क्या इम्पोर्टेंट हो रहा है। ओके, लेट्स सी नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये न्यूज़ है भूटान की जो क्वीन है उनको ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड क्या है, ये अवार्ड है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड इंडिविजुअल कैटेगरी में। इन्होंने महिलाओं और जो महिलाओं के अवेयरनेस वगैरह के लिए काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट और अवेयरनेस वगैरह, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वुमेन का उस पर काम किया, तो उनको ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला है इंडिविजुअल कैटेगरी में। और जो ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी में है उसको मिला है हेल्प एज इंडिया को। किस लिए मिला है, एल्डर केयर के लिए मिला है। तो दोनों ही अवार्ड जो है बेसिकली ये साउथ एशिया है उसमें आया है, और इससे पहले पिछले 40 सालों में ये अवार्ड एक बार मिला था जो 1981 में इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी उनको, और 83 में मिला था 83 में मिला था इंदिरा गांधी को, और JRD टाटा उनको मिला था 1992 में। सो उसके बाद कई सालों बाद ये इंडिया में अवार्ड आया है, ये इंडिया और भूटान में। सो अलग अलग चीज़ों पर उन्होंने काम किया, तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन सी, बट इंडियन ये बेसिकली आपको याद रहे, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, ये आपको याद रहे। नाउ उसके अलावा हम बात कर रहे थे गुपकार जो डिक्लेरेशन है और गुपकार के जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में। तो मैंने बताया कि जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कराने के लिए सिक्योरिटी हो और अदर कंसर्न्स हैं उनके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशंस को लिखा है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट हैपनिंग, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इलेक्शंस वहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं, एंड इसमें ये भी हो रहा है, अभी नगरोटा में जो टेररिस्ट अटैक था उसको फॉइल किया गया, और पाकिस्तान भी इस टाइम पे एक्टिव रहेगा काफ़ी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी हो, उसके टर्म्स में हो, या फिर भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए उसके बारे में हो। ये भी न्यूज़ है कि पुलवामा जैसा 2019 में अटैक हुआ था, तो सेम काइंड ऑफ अटैक जो टेररिस्ट हैं दे आर प्लानिंग, सो दे कैन बी प्लानिंग इन JNK और इन दिल्ली और एनी अदर प्लेसेस।
सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इलेक्शन होना भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और ज़्यादा पाकिस्तान डैमेज ना कर पाए, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ दिस इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर। सो इस बार जो यूपीएससी का पेपर था उसमें एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट था। तो जो अगर यूपीएससी या यूपी पीसीएस वगैरह आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन जनरल भी आप इस चीज़ को जानिए। क्या ये है पैडी प्रोक्योरमेंट, जो धान वगैरह की जो प्रोक्योरमेंट है गवर्नमेंट ने की है खरीफ की फसल के बाद में, तो वो इस साल इंक्रीज़ हुई है, ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किया है। और खरीफ होता है एक आपका एक राबी होता है, राबी की बुवाई अभी चल रही है, 40% बुवाई अभी हो गई है ठंडी में अलग अलग, और खरीफ की कटाई होने के बाद में उसका प्रोक्योरमेंट चल रहा है। प्रोक्योरमेंट मतलब गवर्नमेंट जो खरीद रही है किसानों से। सो ये आपको ध्यान रहे कि कब कब ये फसल साइकिल कैसे कैसे चलता है, खरीफ की, रबी की, और खरीफ में क्या बोते हैं, राबी में क्या बोते हैं। तो बेसिक ज्योग्राफी है ये, लेकिन आपको ध्यान रहे। अब इसमें जानना कि आपको जानना ये एरिया कितना कितना एरिया है। तो अभी तक 295 लाख टन ऑफ पैडी वो है, वो किया जा सकता है। पिछले साल 250 था इस समय तक, तो उसमें इंक्रीज़ हुआ है। और राइस जो धान है, जो पैडी है, उससे राइस जो होता है वो 2/3 क्वांटिटी पैडी का वो राइस में कन्वर्ट होता है, मतलब चावल में कन्वर्ट होता है। तो वो भी इंक्रीज़ हुआ है इस बार। सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट न्यूज़। और रबी की बुवाई चली रही है, रबी में कई जो फसल है अलग अलग फसल वो बोए जा रहे हैं। और एमएसपी भी, गवर्नमेंट जो है एमएसपी या के पे डिसाइड करती है हर जो फसल है कि कितने मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी, तो उसका भी इम्पैक्ट है इस पे। ओके, नाउ दिस इज रिलेटेड टू ट्राइबल्स। ये हमें बस ये जानना है कि ये बोंडास जो ट्राइबल ग्रुप है वो पाए जाते हैं उड़ीसा में, मलकनगिरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो आपको ये ध्यान रहे। नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम यूएस। और यूएस में ऑलरेडी हमें मालूम है कि द इलेक्शन हैज़ बिन कंडक्टेड। नवंबर 3 को इलेक्शन हुआ था। जो बाइडन जो है उनको अनऑफिशियली अभी वो विनर हैं, बट जो करंट जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने अभी अपनी डिफीट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मीनवाइल दिस इज रिगार्डिंग यूएस एंड ताइवान। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। यूएस एंड ताइवान के बीच में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इंडिया के हिसाब से क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया के हिसाब से इसलिए कि ताइवान जो है चाइना उसको अपना पार्ट मानता है, और कोई भी कंट्री ताइवान के साथ अगर डील करती है या कोई रिलेशन रखती है तो चाइना हैज़ अ अपोजिशन, बट यूएस इज़ हैविंग और सेइंग दैट दे विल मेंटेन इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद ताइवान, और इनफैक्ट उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में देखने की आवश्यकता है कि भारत का जो डिस्प्यूट चल रहा है चाइना के साथ में, तो यूएस इज़ ये एक अच्छी या इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि यूएस जो है वो भी चाइना पे प्रेशर बना रहा है थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग जो माइक पॉम्पियो है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो मिले हैं तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट जो नेगोशिएटर्स हैं उनके साथ में। मैं इस जो चैनल पे पुराने जो टॉपिक्स है उसमें कई बार बता चुका हूँ। तालिबान और अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट के बीच में बातचीत चल रही है फॉर मेंटेनिंग पीस इनटू अफ़गानिस्तान, और सीज़ फायर भी डिक्लेयर कर दिया गया था। बट फिर से एक बार लड़ाई वहाँ पे जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं अफ़गानिस्तान जो पब्लिक है उन पे। सो वी ऑल आर होपिंग कि जब अमेरिका की फोर्सेस विड्रॉ कर रहे अफ़गानिस्तान से, तो वहाँ पे अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में कंप्लीट सीज़ फायर हो जाए, क्योंकि इंडिया के स्टेक्स अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान उसमें इंटरफेयर करता है अफ़गानिस्तान में और तालिबान के साथ में। तो ये भी हो सकता है कि उनके जो टेररिस्ट हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं इन कश्मीर। तो हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से और इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और इंडिया इज़ होपिंग कि एक पीसफुल एग्रीमेंट हो जाए अफ़गानिस्तान और तालिबान के बीच में, जिससे कि डिस्टर्बेंसेस अफ़गानिस्तान में ना रहे। ओके, नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। ये एक है कैपजेमिनी कंट्री है, कैपजेमिनी कंपनी है सॉफ्टवेयर बेस। उन्होंने अपना एक शुरू किया है सखी दृष्टिकोण, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू जो रूरल एरियाज़ में जो ग्रेजुएट्स हैं, महिला ग्रेजुएट्स हैं, वुमेन ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स और टेक्निकल इंजीनियर्स वगैरह, उनको हायर करने के लिए उनको जो वर्क फोर्स है उसमें शामिल करे। और वो टारगेट ये कर रहे हैं कि 15% जो 2021 में रिक्रूटमेंट होगा, सो इट विल कम थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एक उनका जो एक तरीके से जो काम करना है बेसिक लोगों के लिए, उसमें भी डायरेक्टेड है। एंड दिस इज़ अ गुड स्टेप ऑल्सो
कि अगर बैंगलोर और उसके आसपास अगर इस तरीके का टैलेंट अगर उनको मिलता है, टैप करता है, तो वो कर यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम कल्चर चल रहा है, तो उसमें ये जो टेक्निकल ग्रेजुएट्स हैं उनको जॉब भी मिलेगी। एंड इंडिया के जो वुमेन वर्कफोर्स है उनको रूरल एरियाज़ की उनका इन्वॉल्वमेंट भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में बढ़ेगा। सो दैट इज़ गुड न्यूज़। याद रखिए, सखी दृष्टिकोण ये प्रोजेक्ट्स है, कैपजेमिनी कंपनी है, फ्रांस बेस्ड कंपनी। ओके, rest of the things, there are other things also which we have already covered. So that's all, that's regarding today's current affairs and important topics. तो आज तक जो पिछले 8-10 दिन की जो important news थी वो भी हमने कवर कर लिया। एंड अभी जो करंट न्यूज़ है दैट ऑल्सो वी हैव कवर्ड। जो मेन का जो क्वेश्चंस है, मेंस के लिए मैं आपसे क्वेश्चंस में आपको पोर्ट्रे करता हूँ। मेंस के लिए क्वेश्चंस ये रहेगा, मेन आंसर राइटिंग के लिए कोरोना के ऊपर हम करेंगे। आप ये लिखिए कि जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो करंट जो वैक्सीन चैलेंजेस है, व्हाट आर द करंट वैक्सीन चैलेंजेस इन पर्सपेक्टिव ऑफ द न्यूज़ दैट दो जो कैंडिडेट्स हैं, दो कंपनीज हैं, उन्होंने क्लेम किया है कि देयर वैक्सीन इज रेडी। सो बेसिकली जो ये न्यूज़ है कि दो कंपनीज ने वैक्सीन रेडी कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इट्स गोइंग टू अ बिग चैलेंज फॉर कंट्री लाइक इंडिया टू इंश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ इट्स पॉपुलेशन थ्रू कोविड वैक्सीन। तो आप उसके बारे में लिखिएगा। मैंने आपको आज के जो इसमें लेसन में डिस्कस भी किया है क्या क्या चैलेंजेस हैं, बट अब मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और उसमें रिसर्च करो एंड राइट योर आंसर। क्योंकि वैक्सीन्स किस टाइप की वैक्सीन्स रेडी हुई है, क्या उसकी एफिशिएंसी है, एक पार्ट तो वो रहेगा कि क्या न्यूज़ है, एंड द सेकंड पार्ट इज द चैलेंजेस विच कंट्रीज आर गोइंग टू फेस, स्पेशली इंडिया। तो इंडिया के आप उसमें बात कर सकते हैं कि इंडिया कितना रेडी है। मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने ग्रुप एक स्पेशल ग्रुप भी रेडी किया था, वैक्सीन स्टडी ग्रुप। आप उसके बारे में डिस्कस करिए, उसकी क्या अभी तक रिपोर्ट है, कितना इंडिया रेडी है, क्या क्या इंडिया को चैलेंजेस आने वाले हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस भी क्या क्या इंडिया का रहा है। तो आप ये पूरे चीज़ों को इन्वॉल्व करते हुए मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस क्वेश्चन के हिसाब से आप इसका आंसर लिखेंगे। 250 वर्ड्स में इसका आंसर्स आप लिखेंगे। कमेंट्स में आप लिखिएगा उसको, एंड देन आई विल रिव्यू योर आंसर कैसा आपने लिखा है। सो दैट्स ऑल, दैट्स फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड जो एनालिसिस है वो। एंड जो भी हमारे स्टूडेंट्स नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको अपडेट रेगुलरली मिलते रहे। थैंक यू, गुड बाय।